ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ओके, आज मैं थोड़ा सा अच्छा सा कंसेप्ट आपको समझाना है जो हिस्ट्रिकल एस्पेक्ट का है। ठीक है, ये लोग पूछते हैं कि यूरोपीय कंपनियां भारत में क्यों आईं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन लोग पूछते हैं यूरोपीय कंपनियों में का भारत में आने का क्रम क्या रहा, ये बकवास से सवाल। ठीक है, कैसे कैसे आई, कौन सी यूरोप कंपनी पहले बनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कब बनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कब बनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी है। लेकिन हमारा आज मुद्दा है यूरोपीय कंपनियों का भारत और एशिया में आने का क्या कारण था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन आपका टॉपिक रहेगा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, आगमन भारत और एशिया में। ठीक है, ये टॉपिक रहेगा आपका, भारत और एशिया में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जैसा कि हम थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बनाएं अगर हम, तो ये आपका हो गया, जैसे वर्ल्ड मैप बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाना पड़ रहा है। ये यूरोप ले लो और ये एशिया ले लें, ये अफ्रीका हो गया आपका, और ये आपका अरब हो गया, ये भारत और ये एशिया। कुछ इस टाइप से मान लो यार, ये एशिया। ठीक है, तो एशिया में अब देखिए ये पैसिफिक ओशियन है, ये अटलांटिक है, जो भूमध्य सागर है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये अरब है और ये इंडिया है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ। कुछ लोगों से पूछते हैं भारत में सर्वप्रथम कौन आया था, तो सब लोग बोलते हैं 1498 1914 में वास्को डी गामा आया था। ऐसा नहीं है। क्या उसका मतलब ये था कि भारत उससे पहले एग्जिट नहीं करता था, किसी को पता नहीं था क्या, अदृश्यमान था क्या? नहीं, भारत दृश्यमान था, पहले एग्जिस्ट करता था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि वास्को डी गामा आया था, उसने भारत की सामुद्रिक मार्ग की खोज की थी। भूमि से मार्ग उसका पहले से ही डिफाइंड था। उसका पूरा बैकग्राउंड लेकर चलते हैं पीछे, वर्ल्ड जियोग्राफी में देखते हैं कैसे आए थे वो। क्या है एक्चुअल में, इस्लाम धर्म जो हुआ था, इस्लाम धर्म का उद्भव अरब से हुआ था। जी आप देख रहे हो, अरब कंट्री है, ये लाल सागर है, फिर यहाँ से आपका निकलता है फारस की खाड़ी। ठीक है, लाल सागर, रेड सी, फारस की खाड़ी, जी हो गया अरब। इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ था अरब देश से। ठीक है, अरब देश में जो था एक सबसे ज़्यादा मरुस्थल था। ठीक है, डिज़र्ट एरिया था। ठीक है, वहाँ पर जो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ वहाँ पर अरब में, वो डिज़र्ट एरिया में हुआ था। लेकिन मक्का में जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी थीं, वहाँ पर कृषि उत्पादकता ज़्यादा थी। ठीक है, वहाँ की भूमि थोड़ा सी ऐसी थी जहाँ पे कृषि की जा सकती थी। ठीक है, तो वहाँ पर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते थे, डिज़र्ट एरिया था। ठीक है, वहाँ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। वहाँ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो एशिया में, यहाँ पर मध्य एशिया में ले लें, मंगोल रहते थे। और यहाँ पर मान लो तुर्की, ये तुर्की, थोड़ा सा आपको चिन्ह डायग्राम में मत जाना, आप एक चेंजेस देखिए। ठीक है, तुर्की था और यहाँ पर ये अफ्रीका। तो यहाँ पर अरब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, यहाँ के ट्राइबल्स लोगों ने। अब यहाँ के लोग यहाँ तुर्की में गए तो तुर्की में भी ट्राइबल्स लोग रह गए थे। तुर्की में जो लोगों की शाखा रहती थी ट्राइबल्स लोगों की, वो एक लड़ाकू शाखा रहती थी। ठीक है, और यहाँ पर जब वो अरब
मुस्लिम लोग यहाँ से कुछ गए, यहाँ के ट्राइबल्स लोगों ने इस्लाम, वहाँ के इस्लाम धारा से प्रभावित होकर क्या कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। फिर यहाँ के कुछ लोग, अब ये नहीं कहाँ के कौन गए, मतलब यहाँ पे एक मंगोल था, मंगोल में भी ट्राइबल्स लोग रहते थे, वहाँ की शाखा ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया वाया अरब या तुर्की के लोगों के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो अरब के बगल में यहाँ पर अफ्रीका लगा हुआ है, तो उत्तरी अफ्रीका के लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब यहाँ तुर्की के जो लोग थे, यहाँ पर यूरोप में ईसाईयत थी, ठीक है, ईसाई लोग रहते थे, तो तुर्की लोगों ने यहाँ पर इस्लाम को फैलाने का, प्रोपोगेट करने का प्रयास किया, क्योंकि वहाँ पर यूरोप में ईसाईयत थी, तो ईसाई ने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया, और इन लोगों के बीच में तीन युद्ध हुए यूरोप और इस्लामिक शक्ति के बीच में, जिसको इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम धर्म युद्ध, द्वितीय धर्म युद्ध, तृतीय धर्म युद्ध, ठीक है, तीन धर्म युद्ध हुए। इन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर यहाँ पर जो इस्लामिक शक्ति थी, यहाँ देखो इस्लामिक आ गई, यहाँ इस्लामिक और यहाँ इस्लामिक शक्ति, यानी पूरी एशिया में और अफ्रीका में भी इस्लाम, पूरा तो नहीं बोल सकते, लगभग ज़्यादा अधिकांश भागों में, ठीक है, इस्लाम फैल चुका था, इस्लाम धर्म का प्रसार हो चुका था। फिर इसके बाद यहाँ पर उससे पहले भी, क्योंकि यूरोप में एक एम्पायर था जिसका नाम था रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर का विस्तार इतना बड़ा हो गया था कि उसको विभाजन 2 भागों में बांटना पड़ा। वो 2 भागों में बांट गया तो एक को यहाँ से बांट दिया, जिसको रोमन पूरब वाले हिस्से को पूर्वी रोमन साम्राज्य और इस वाले हिस्से को पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहा गया। जो तुर्की में लोग रहने वाले थे मुस्लिम शक्ति ने भी एक साम्राज्य का निर्माण किया। तुर्की में रहने वाले मुस्लिम शक्तियों के द्वारा जो साम्राज्य निर्माण किया गया, उस साम्राज्य का नाम था ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअल में, जब ये यूरोप का रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य 2 भागों में बहुत बड़ा विस्तार हो गया था, तो रोमन साम्राज्य 2 भागों में टूटकर बिखर गया, ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और तुर्की में एक ऑटोमन रोमन साम्राज्य था, ऑटोमन रोमन साम्राज्य था, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था वो एशिया और भारत से पहले भी व्यापार करता था, पहले भी भारत था, पहले यूरोप व्यापार करता था। लेकिन क्या हुआ कि तुर्की का जो साम्राज्य था ऑटोमन साम्राज्य पर इसने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर हमला बोल दिया, और तुर्की की ऑटोमन साम्राज्य ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को जीत लिया। और तब के समय पूर्वी रोमन साम्राज्य की एक राजधानी थी जिसका नाम था कुस्तुतुनिया। तो इतिहास में उस घटना को कुस्तुतुनिया का पतन 1493 का नाम दिया जाता है। आई रिपीट अगेन, जो यहाँ पर मुस्लिम शक्ति का साम्राज्य था उसको कहा जाता था ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य। और ये 2 भागों में टूट गया था रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन पश्चिमी रोमन साम्राज्य 2 भागों में टूट गया था। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर हमला करके उसको जीत लिया। तब पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुतुनिया। इस घटना को इतिहास में कुस्तुतुनिया का पतन कहा जाता है। अब आप खुद अपने माइंड पे जो डालिए, पहले इन लोगों का व्यापार एशिया और भारत से चलता था, अब तुर्की लोगों ने इस हिस्से को जीत लिया तो यूरोप इतना सिमट के रह गया, क्योंकि इनके बीच में पहले भी युद्ध हो चुके, धर्म युद्ध 3 प्रथम धर्म युद्ध, द्वितीय धर्म युद्ध, तृतीय धर्म युद्ध, ठीक है। अब इतना सिमट के रह गया तो वो लोग यहीं पे सिमट के रह गए, और जो उनके व्यापार पहले चलता था एशिया के साथ, अब वो भी बंद हो गए ना, क्योंकि अब ये तुर्की वालों का अधिकार हो गया इस पर, ठीक है, वो बंद हो गया, उनका व्यापार पश्चिम से बंद हो गया। फिर क्या हुआ, इसी को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एशियाई उत्पादन की उत्पादकता जो होती थी, वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा मिलता था इन लोगों को, यूरोप वालों को, मतलब यहाँ से जो भी सामग्री संसाधन लाते थे वो यहाँ बेचते थे, उनको प्रॉफिट ज़्यादा था, उनको लाभ ज़्यादा था, इसलिए वो लोग चाहते थे कि हमारा एशियाई और भारत से व्यापार बना रहे। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये लोग यहाँ से अब जा नहीं सकते थे, तो इन लोगों ने यहाँ पर एक पड़ता था पुर्तगाल और स्पेन,
तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, इटली का एक व्यक्ति था कोलंबस स्पेन वालों ने हायर किया किराए पे लगा के और कहा कि आप समुद्र से जाकर, क्योंकि यहाँ से रास्ता जा नहीं सकते थे, समुद्र से जाकर आप एशिया या भारत की खोज कीजिए। तो यहाँ से वो निकला कोलंबस, ये भूमध्य सागर है, वो सॉरी ये भूमध्य सागर है, ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। तो वो यहाँ से निकला, तो यहाँ से निकलने खोजने गया था भारत, पहुँच गया दक्षिणी अमेरिका में। हालांकि वो घूमने गया था, ये अमेरिका की खोज एक एक्सीडेंट हुआ था, कोलंबस ढूंढने गया था भारत को और एशिया को, लेकिन पहुंच गया वो कहाँ पे, अमेरिका में। ठीक है। फिर इसके बाद पुर्तगाल का एक व्यक्ति था वास्को डी गामा, 1498 में वो निकला, यहीं से इसी रूट से निकलते हुए यहाँ से वो पहुँच गया यहाँ पर कालीकट भारत में। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज समुद्रिक मार्ग से की है। और क्यों की है, इसका रीज़न आप जान चुके, क्योंकि पहले व्यापार चलता था, फिर यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को जीतकर यूरोप के मार्ग को बंद कर दिया, जिससे उनका एशियाई व्यापार और भारत से व्यापार बंद हो गया। फिर इसी को व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से यूरोप के देशों ने समुद्री मार्ग से भारत और एशिया की खोज की। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ओके, ये बैकग्राउंड था विश्व इतिहास का कि वास्को डी गामा भारत में आया तो क्यों आया। उसी के क्रम में कोलंबस ढूंढने गया था भारत को, पहुंच गया अमेरिका में। तो अमेरिका पहुंच गया तो अमेरिका से प्राप्त संसाधन सोने चांदी भी उसको मिलने लगे, तो यूरोप आगे निकल गया। इससे पहले चीन भी समुद्री मार्ग से खोज कर रहा था विभिन्न प्रकार के भूभाग की, लेकिन कोलंबस ने पहले खोज कर ली, उससे पहले चीन से पहले। तो अमेरिका प्राप्त हो गया तो अमेरिका से प्राप्त संसाधन सोने चांदी यूरोप को मिलने लगे, और वो सोने चांदी संसाधन मिलने लगे। फिर उसी के माध्यम से यूरोप से लोग आते थे भारत और एशिया में व्यापार करने आते थे। तो वहाँ से वो सोना चांदी लाकर वहाँ से वस्तुएं खरीद कर अपने यूरोप में लाकर बेचते थे। ठीक है, ओके। फिर आगे देखेंगे। आज छोटा सा मुद्दा था, हमारा मुद्दा सिर्फ ये था कि मतलब यूरोपीय कंपनियां जो थीं या वास्को डी गामा था या यूरोपीय कंपनियां थीं वो भारत में आई, तो उसका क्या कारण था। कारण ये था व्यापार करना चाहते थे, पहले उनका व्यापार चलता था लेकिन वो बंद हो गया था वहाँ से मार्ग, उनका रूट। तो उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज करके और व्यापार को आगे जारी रखने का प्रयास किया। फिर बाद में पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। फिर ब्रिटिशों ने यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो राजनीतिक शक्ति में कैसे कन्वर्ट हो गए। जब हिस्ट्री के सीक्वेंस पार्ट 2 बना चुके हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाते जाएंगे तो उसमें हम कवर कर देंगे, क्योंकि हमने 18वीं सदी का पूर्वार्ध कर रखा है। अब 18वीं सदी का उत्तरार्ध चैप्टर स्टार्ट होना था, वो हम बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।